ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। और जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम फिंगर टिप्स पे रखना है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में चाहे वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट ना पूछे, बट कई बार एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर हम 2023 का ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन देखें, एक ही क्वेश्चन में क्या किया, आपसे कोल्ड करंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि करंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, टाइड्स को भी उसी क्वेश्चन में डाल दिया और साथ साथ सैलिनिटी पे भी क्वेश्चन उसी में डाल दिया। और सैलिनिटी पे भी अगर आप देखो तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों है। कहने को तो ये आपको फैक्ट दिख रहा होगा कि भाई मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ पे है, तो ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, बट इसका आप पता लगा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि सैलिनिटी पे किस किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ से सैलिनिटी बढ़ती है, किस चीज़ से घटती है। सेम इज़ विद टाइड। अगर आपको नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और कोल्ड करंट और वार्म करंट्स जो हैं वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे भी और कोल्ड करंट और वार्म करंट्स को याद करना तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने कैसे याद किया था कि हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे हमेशा क्या होता है, कोल्ड करंट होता है, और ईस्ट कोस्ट पे क्या होता है, वार्म करंट होता है। और इसी के थ्रू हम कोल्ड और वार्म करंट्स को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अब एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करते हैं, और इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमारे 2 से 3 कॉन्सेप्ट ही बच जाएंगे, जैसे कि टेम्परेचर, ओशन रिलीफ एंड वेव्स, और उसके बाद हमारी ओशनोग्राफी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे नोट्स तो पूरे ओशनोग्राफी के सिर्फ एक ही पेज में आ गए थे, क्योंकि मैंने 3-4 डायग्राम्स बनाए थे और उन्हीं डायग्राम से मेरा आसानी से रिवीजन हो जाता था। वो नोट्स भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करके टेलीग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलिनिटी की। अब सैलिनिटी होता क्या है? तो सैलिनिटी को हम डिफाइन करते हैं एज टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंड इन 1 kg ऑफ वाटर, दैट इज सैलिनिटी। यानी कि 1 kg ऑफ वाटर में कितने ग्राम्स सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिनिटी। और हमें ये तो पता ही है कि जो ओशियन वाटर या सी वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो अब ये सॉल्ट्स आते कहाँ से हैं? ये सॉल्ट आते हैं, अब जैसे ये है ओशन रिलीफ और इसके ऊपर है पूरा ओशियन। अब हमें पता है ओशन रिलीफ यानी कि ओशन के बॉटम में वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन वोल्केनोज से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, और वही मिनरल्स रॉक की फॉर्म में बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब इनका डेन्यूडेशन होता है, इरोजन होता है, तो ये सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं। और हमारे ओशंस की जो बेसिक सैलिनिटी है, जो एवरेज सैलिनिटी है, वो है 35 ppt, दैट इज़ पार्ट्स पर 1000। ठीक है, तो इतना तो हमने जान लिया कि भाई सैलिनिटी होती क्या है और सैलिनिटी आती कहाँ से है। बट सैलिनिटी कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा क्यों होती है, अब बात करते हैं इसकी। तो सैलिनिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होती है। नंबर 1 जो आपको याद रखने हैं वो ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1 इज़ इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब ये इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर मतलब कि भाई अगर आपको नॉन सॉल्ट वाटर या बहुत कम सॉल्ट वाला वाटर आपको ओशियन वाटर में यानी सॉल्टी वाटर में आके मिक्स हो जाएगा, तो उस सैलिनिटी पे क्या असर पड़ेगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास है एक जार, इसमें है 1 लीटर पानी, और इसी में है आपके थोड़ा सा सॉल्ट। लेट्स अज्यूम कि इसमें है 10 ppt सॉल्ट, या 100 ppt कर लेते हैं। कितने में है? 1 kg ऑफ वाटर में। बट इसमें अब हमने इन्फ्लक्स किया फ्रेश वाटर का। इन्फ्लक्स किया हमने किसका? फ्रेश वाटर का। और अब वाटर बढ़ के हो गया 2 kgs। तो पहले कितना था? 1 kg में 100 ppt। अब कितना है? 2 kg में 100 पार्ट्स पर 1000। यानी कि 1 kg की बात करें तो वो हो जाएगा 50 पार्ट्स पर 1000।
यानी कि पहले था 100, अब हो गया 50, यानी कि फ्रेश वाटर से सैलिनिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ये तो बात हुई फर्स्ट फैक्टर की। बट अब ये फ्रेश वाटर आता कहाँ से है? अब चाहे वो मेल्टिंग ऑफ स्नो हो, या फिर वो रिवर वाटर्स हो, या फिर वो रेनफॉल हो, जहाँ पे भी ये तीनों चीज़ होंगी। कौन कौन सी? पहला है रिवर्स, दूसरा है ग्लेशियर्स या स्नो, और तीसरा है रेनफॉल। अब जहाँ पे भी ये होगा वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो वहीं अगर हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आएँ तो इन्होंने क्या कहा है सैलिनिटी पे, कि ओशियन सैलिनिटी इज़ मैक्सिमम एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो हम लैटिट्यूडनली अर्थ को डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गए हमारे पोल्स, और ये हो गए हमारे ट्रॉपिक्स। तो हमें पता है इक्वेटर पे तो बहुत ज़्यादा होती है रेनफॉल, और रेनफॉल से क्या होती है, सैलिनिटी रिड्यूस। तो इक्वेटर पे तो नहीं होगी। वहीं पोल्स पे हमारे हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स होते हैं मेल्ट, जिससे होता है फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स, यानी कि पोल्स पे भी मैक्सिमम सैलिनिटी नहीं होगी। बट अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे होता है क्लाउडलेस स्काई, टेम्परेचर होता है ज़्यादा, और होता है इवेपोरेशन। तो सेकंड फैक्टर की हम बात करते हैं, वो है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में वापस से हम अपना वही जार लेते हैं। क्या कह रहे हो, उसमें तो 2 लीटर पानी था और 50 पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी थी, है ना। तो उसी जार में हम क्या करेंगे, अब इवेपोरेशन कर देंगे। अभी कितनी है, 2 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 50, यानी कि टोटल सैलिनिटी थी 100 पार्ट्स पर 1000, 2 लीटर्स में ये था 2 लीटर्स। अब इस 2 लीटर में शुरू हुई क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने से अब सॉल्ट तो इवेपोरेट होगा नहीं, इवेपोरेट क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा। तो वाटर को हम इवेपोरेट कर देते हैं, ये हो गया वाटर इवेपोरेट। और अब हमारा जो वाटर रह गया वापस से रह गया 1 kg, और सैलिनिटी कितनी रही, 100 ppt। पहले 2 लीटर्स में 100 ppt थी, यानी सैलिनिटी थी 1 kg में 50, बट अब 1 kg में हो गई 100। तो यानी इवेपोरेशन से क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। और यही हम क्वेश्चन में भी यही बात कर रहे थे कि ट्रॉपिक्स पे क्या है, क्लाउडलेस स्काई है, उसकी वजह से इवेपोरेशन क्या है, ज़्यादा है, और इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, बट बाकी भी हम देखेंगे करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं सैलिनिटी से वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद हम सैलिनिटी का टॉपिक ख़त्म ही कर लेंगे। तो सैलिनिटी से क्या होता है, सैलिनिटी से हमारा जो वाटर है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें नमक का वेट जो है वो ऐड हो गया है, और उसमें नमक ऐड हो गया है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसके डेंस होने की वजह से उसका प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है, प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ जो इफ़ेक्ट होती है वो होती है टेम्परेचर। सॉल्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है ज़्यादा। ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्ट वाटर का ज़्यादा होता है और फ्रेश वाटर का कम होता है। तो ये 3 चीज़ हमें याद रखनी है। साथ ही साथ हमने पोलर लैटिट्यूड पे जो है आपकी सैलिनिटी वो कम होती है, साथ ही साथ इक्वेटर पे भी कम होती है, बट सब ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा होती है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ डेप्थ, आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ सैलिनिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम सरफेस की सैलिनिटी मेजर करते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। तो इसके साथ सैलिनिटी हमारा हो जाता है ओवर। अब बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स क्या है, टाइड्स होता है पीरियोडिक राइज एंड फॉल। आपने देखा है ना कि भाई शाम के वक्त क्या होता है, जो समुद्र का स्तर होता है वो बढ़ जाता है और फिर वो वापस रिट्रीट कर जाता है। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल इज नोन एज टाइड्स। अब ये होता क्यों है, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब ये क्या है, तो देखो ये है हमारा सन, ये है हमारा मून और ये है हमारा अर्थ। अब सन जो है वो भी जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सॉलिड तो इंटैक्ट रहते हैं,
बट जो लिक्विड पार्ट है यानी कि जो वाटर पार्ट है अर्थ का, वो जो है वो सन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये है अर्थ और जिसकी वजह से होता है बल्ज, और बल्ज जो है उसी की वजह से होती है हाई टाइड्स। सिमिलरली मून भी यही इफेक्ट डालता है कि भाई मून जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो ये होगा बल्ज और पानी जो है वो मून की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये तो हुई हमारी वेव्स, ये तो हुई हमारे टाइड्स के आने की वजह। बट टाइड्स जो है वो हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड, अनदर इज़ कॉल्ड एज नीप टाइड। अब मैंने स्प्रिंग और नीप टाइड को कैसे याद किया था? मैंने स्प्रिंग और नीप टाइड को कैसे याद किया था कि देखो, जब स्ट्रेट लाइन में है तो वो है स्प्रिंग टाइड, यानी कि एस फॉर स्ट्रेट और एस फॉर स्प्रिंग। जब स्ट्रेट लाइन में है तो स्प्रिंग टाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेते हैं। देखो, मून भी जो है इस तरफ ही अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यानी इस तरफ पुल कर रहा है, और सन भी सेम डायरेक्शन में पुल कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे टाइड क्या होंगी? वो होंगी बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स। ठीक है, अब वापस अगर हम अपने क्वेश्चन पे आएँ तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर सन और अर्थ और मून तीनों ही स्ट्रेट लाइन में है तो हमें पता है कैसी टाइड होगी? स्प्रिंग टाइड होगी। तो क्या स्मॉल टाइड होगी? नहीं। हमने देखा था अभी कि तीनों जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से टाइड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हाई आती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। अब हम बात करते हैं नीप टाइड्स की। नीप टाइड में क्या होता है कि जब सन और मून अर्थ के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही 90 डिग्रीज पे होते हैं, तब हमारी आती है नीप टाइड्स। इसमें क्या होता है? टाइड्स जो होती हैं वो मॉडरेट होती हैं, ज़्यादा हाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो बल्ज कैसे होगा? इस तरफ को। बट यही बल्ज बैलेंस हो जाएगा जब मून भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ के वाटर को इफेक्ट करेगा। तो टाइड्स जो हैं वो ज़्यादा हाई ना होके वो मॉडरेट हो जाएंगी। तो टाइड में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि स्प्रिंग टाइड क्या होती हैं, नीप टाइड्स क्या होती हैं, और हाँ, एक और चीज़ याद रखनी है कि ये आती कितनी बार है। तो देखो, जब न्यू मून या फुल मून होता है तब आती है स्प्रिंग टाइड, और नीप टाइड्स हमारी दोनों ही स्प्रिंग टाइड्स के बीच में आती हैं, यानी कि एक महीने में हमें 2 नीप टाइड और 2 स्प्रिंग टाइड देखने को मिलती हैं। तो इतना था जो हमें टाइड्स में याद रखना था। अब बात करते हैं वापस से क्वेश्चन पे। एक और टाइड का स्टेटमेंट था कि भाई टाइड्स जो हैं वो आती हैं अर्थ पे एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर्स। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे इतना क्रूड स्टेटमेंट हो, इतना कि भाई एग्जैक्टली, तो ऐसा तो नहीं है ना 1-2 मिनट, तो भाई कोई भी लेट हो सकता है। तो टाइड्स भी लेट हो जाती हैं, कभी जल्दी आ जाती हैं, कभी लेट आती हैं, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट है बेंगुएला करंट पे, यानी कि ओशियन करंट्स पे। तो हम डिस्कस करते हैं ओशियनिक करंट्स। ओशियन करंट्स होते क्या हैं? ओशियन करंट्स जो हैं वो होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। अब ये मूवमेंट ऑफ वाटर क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ वेव्स एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट करती हैं, बट वो हमारे लिए जानना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 3 चीज़ हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जानना। तो हमने देखा था टेम्परेचर और डेंसिटी तो क्यों वेरी कर रही थी? बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। सिमिलरली वेव्स क्यों आती हैं वो हम अभी जब वेव्स पढ़ेंगे तब जानेंगे, बट अभी इतना याद रख लो कि वेव्स की वजह से भी ओशन करंट इम्पैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ओशन करंट में पढ़ने से पहले याद रखनी है कि ओशन करंट का जो मूवमेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा मूवमेंट है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और सदर्न हेमिस्फीयर में यही हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या याद रखनी है? मूवमेंट ऑफ ओशन करंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी एक याद रखना, दोनों याद करोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो बस इतना याद रखना, या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर याद रख लेना या सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि दूसरा तो उसका अपोजिट ही है। अब ओशन करंट को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज़ वार्म करंट एंड अनदर इज़ कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स जो हैं वो पोल से और इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, जबकि वार्म करंट्स जो हैं वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इक्वेटर जो है वो गर्म है और पोल जो है वो ठंडा है, तो ठंडे करंट्स आएंगे पोल से इक्वेटर की तरफ, और गर्म जो करंट्स हैं वो जो जाएंगे इक्वेटर से पोल्स की तरफ। और इसी तरह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं
ओशन करंट्स, और भी बहुत सारे हैं, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करती हैं, बट ओशन करंट्स जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोल्ड करंट और वार्म करंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड करंट्स की। आपने देखा था कि कोल्ड करंट्स किधर होते हैं, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका में यहाँ पे है कैलिफोर्निया करंट, है ना, ये है कैलिफोर्निया, और यहीं पे है कैलिफोर्निया डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अफ्रीका की तरफ, और यहाँ पे है कैनरी करंट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका में बेंगुएला। ये चार तो हमें याद रखनी है, बेंगुएला पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया था। अगर अभी देखते हैं, चलो, उन्होंने क्या बोला कि भाई बेंगुएला जो है वो एक कोल्ड करंट है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, पैसिफिक ओशन में लाई करता है। अच्छा, चलो देखते हैं, क्या ये पैसिफिक ओशन है? नहीं, ये तो अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। तो वो स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। बट हमें उस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि हमें ओशन करंट में दो चीज़ पढ़नी है। पहला, नेचर ऑफ द करंट, और दूसरा उसकी लोकेशन। तो हम यही सारी दोनों चीज़ों तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों पे अपने सारे ओशन करंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशन में हमने ऑलरेडी देखा कि कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है। उसके बाद हमने अटलांटिक ओशन में देखा कैनरी और बेंगुएला। उसके बाद हम आ गए इंडियन ओशन में, जहाँ हमने देखा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, और वापस से हम जाएंगे पैसिफिक में, जहाँ पे हम देखेंगे ओयाशियो और पेरू। ये सब हो गए हमारे कोल्ड करंट्स। इसका चाहो तो कोई अच्छा सा न्यूमोनिक भी बना सकते हो, बट वो आप खुद बनाना, क्योंकि खुद के बनाए हुए न्यूमोनिक्स ही आपको ज़्यादा याद रहेंगे। अब इन कोल्ड करंट्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। उसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होता तो बारिश नहीं होती, और जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है डेजर्ट फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट्स के क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपको नामीबियन डेजर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे डेजर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पेरू में भी आपको डेजर्ट देखने को, अटाकामा डेजर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको कोल्ड करंट की वजह से क्या होता है, डेजर्ट फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि रेनफॉल जो है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज इवेपोरेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। सिमिलरली वार्म करंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की, जो कि अटलांटिक ओशन में है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्राज़ील, ये भी अटलांटिक ओशन में है। फिर इंडियन ओशन में है अगुलास करंट और मोजाम्बिक करंट, और फिर आपके पैसिफिक में है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट। तो यही 5 आपको याद रखने हैं। अलास्का करंट, हाँ, एक नॉर्वेजियन करंट भी आप याद रख लेना, बिकॉज ये गल्फ स्ट्रीम की ही ब्रांच है, जो जब हम नॉर्थ सी की तरफ जाते हैं तब ये डिवाइड हो जाती है। अगली चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखनी है वो है कि जहाँ पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिक्स होते हैं, जहाँ पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिक्स होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड करंट्स और वार्म करंट जहाँ पे मिक्स होते हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ न्यूट्रिशन होगा यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वहाँ पे फिशेस भी ज़्यादा आएंगी, और जब फिश आएंगी तो वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स अच्छे बनेंगे, और वहाँ पे मरीन फूड इंडस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये हमारी बात हुई कोल्ड करंट की, और हमारा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है पूरी तरह से एनालाइज और सॉल्व, और इसका सही आंसर था सी, कि भाई ओशन की जो सैलिनिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न में। तो इसी के साथ हमारी ओशनोग्राफी का आधा पार्ट हो गया ख़त्म। जो बाकी का पार्ट है वो करेंगे हम नेक्स्ट PYQ के साथ। और अगर आप ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर आप एकदम स्टेट पीसेस लेवल के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारी टेस्ट सीरीज़ को या तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना वहाँ पे इतने फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं कि आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने पढ़ाई को टेस्ट करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप आउलिंग।